एमएस एनवीएस का जो 28 मार्च का आपका एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी वालों का, उसी पे बेस्ड है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? वो कहता है ए और बी मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 है, तो ए प्लस बी कौन सी मैट्रिक्स होगी? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों में से कोई एक होगी। मैं पहले अपनी कंडीशन लिखती हूँ। ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज कर दो या ए ट्रांसपोज इंटू ए कर दो, आपका किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल, यही आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ साइड। आप लीजिए, मैंने ए के लिया क्योंकि 2-3 चीजें इक्वल हैं, मैंने कोई 2 उठा ली, मैंने फर्स्ट और थर्ड उठा ली है। अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको पता ही है किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये आया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो कितने बाई कितने की भी हो, उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी भाई? 0 आएगी। यहाँ पर एक बात और नोट करनी है कि ए कोई भी मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज दोनों के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये किसके इक्वल आएगा? 0 के, सॉरी 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी बताया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मैं जो बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान दे देना। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक हो जाती है, बोल कुछ हो रही हूँ लिख कुछ और देती हूँ। यहाँ पर देखिए, इससे आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 आता है। तो अब यहाँ से हम एक और रिजल्ट और पता चला। क्या पता चला? कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस माइनस 1 रहेगी। आया समझ में? इसी तरीके से बी भी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारा क्या रहेगा? प्लस माइनस 1। अब मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पर वो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल है? 0। ये कब पॉसिबल है? देखिए अपने आप ही देखिए, यदि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 1 ले लो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को -1 ले लो तो इक्वल टू 0 मेरा पॉसिबल रहेगा। इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, एक बार 1 ले लेती हूँ, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को 0 आएगा। अगर मैं a को -1 b को +1 ले लूँ तब भी मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b लूंगी तब भी वो हमेशा क्या आएगा? 0। और किसी भी मैट्रिक्स के अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या होगी? सिंगुलर होगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें जब मैं उसका स्क्वायर करूं तो वो a के इक्वल आ जाए, a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाए, उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जो इन्वर्टिबल होती है, कहने का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? उसके बाद ऑर्थोगोनल की कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को सब्जेक्टिव करना है तो मैंने डिटर्मिनेंट की क्लास ली हुई है, उसके अंदर कंप्लीट कराया है, दूसरे तरीके से भी उससे करना आप। यहाँ पर देखिए ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर की है, तो ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। कब होगा? यदि ए बी 0 होगा, ए बी प्लस बी ए 0 होगा, बी ए 0 होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी अभी बताया था कि ए कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होती है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? ए बी के इक्वल, यही आता है। मैं थोड़ी देर के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इसका मतलब मैंने टेकिंग यहाँ पर लिखना है, अगर सब्जेक्टिव आता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी इंटू ए बी होगा, यही होगा। अब यहाँ पर मैं एक और रिजल्ट आपको बता देती हूँ कि ए और बी आइडेम्पोटेंट है। आप अगर सब्जेक्टिव कर रहे हो तो लिखना है स्टेप 1, सिंस ए इज आइडेम्पोटेंट देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आएगा। आया समझ में? आपको जो चीजें सब्जेक्टिव का मतलब है, जो रिजल्ट आपको पता है वो सब कुछ स्टेप स्टेप डाल के लिखना है, क्योंकि आपका पेपर सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करा रहा है तो हर स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप कैसे भी करें, यहाँ पर ए ये आएगा बी ए और ये आएगा बी, यही आएगा बी ए और ये बी आएगा। अब ये देखना, अगर ये बी ए बी के इक्वल आ जाए, अगर ये बी ए बी के इक्वल आ जाए
तो यहाँ पर क्या होगा, ए और ये हो जाएगा बी। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बी इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के। बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब ए बी का स्क्वायर ए बी तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब मेरा बी ए किसके इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए। इसका मतलब मेरा फोर्थ रिजल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए कोई भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, ए प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो बी क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, ए कोई भी आइडेंपोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। अब गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल टू आई है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मैं बी को लिख देती हूँ आई माइनस ए, लिख दिया, बी को लिख दिया आई माइनस ए। मैं स्केयरिंग बोथ साइड करती हूँ, बी स्केयर ये आएगा मेरा आई माइनस ए का होल स्केयर, यही आएगा, यहाँ तक आ गया। आई का स्केयर ये होगा माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए होगा, ये माइनस 2 इंटू ए होगा, यही होगा, ए इंटू ए होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर आइडेंटिटी ही आएगा, ए का स्केयर ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा माइनस 2a। अब आपको पता है यहाँ पर गिवन है कि एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए स्केयर ए के इक्वल हुआ, इसका मतलब ये i प्लस ए 2a के इक्वल होगा। दैट्स वाई ये क्या होगा, i माइनस ए होगा। b किसके इक्वल आया यहाँ से, इसका मतलब b स्केयर किसके इक्वल आया, i माइनस ए। और आपको पता है i माइनस ए को आपने क्या लिया था, b लिया था, इसका मतलब b स्केयर मेरा किसके इक्वल आ गया, b। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि आपने को पता है कि i माइनस ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, b लिख सकते हो। b स्केयर में b के इक्वल आया, इसका मतलब हर हाल में वो भी क्या है, कोई भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब b भी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। वो कह रहा है ए कोई भी मेरी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, इसको आप एक स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, एक क्या बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। आइडेंटिटी तभी बोली जाती जब ए की जगह आपका 1 1 होता, अभी ये स्केलर या डायगोनल कहलाएगी। अभी मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, उन सभी डायगोनल एलिमेंट को आप आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ए इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यहाँ तक आया समझ में। अब आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। समझ में आया। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेगा तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और इसका होल स्क्वायर। दोनों रिजल्ट को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ से आया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब आपके माइंड में आएगा ये n कहाँ से आया, इस n का मतलब है कि मैट्रिक्स आपकी कितने बाय कितने ऑर्डर की है। और ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो यहाँ पर ये बनेगा मेरा ए क्यूब और n-1 का मतलब स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की पावर 6। किसके इक्वल आ जाएगा, a6। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है ए कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये वाली ब्रैकेट होती है ये मैट्रिक्स की होती है। समझ में आया। ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है 25 है, तो पूछ रहा है देन मोड अल्फा किसके इक्वल आएगा। यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ क्योंकि मैट्रिक्स मुझे पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ तो कैसे निकलेगा, मैं इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे 0 0 हैं। ये आएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरा 5 अल्फा। इसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 25 अल्फा, क्या आया
25 अल्फा, यही आया। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 के इक्वल। एक और रिजल्ट जो मैं अभी बताना चाह रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n ले लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो, इसकी पावर n ले लो, दोनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 25 अल्फा और इसका होल स्क्वायर आएगा और ये आपका क्या बन जाएगा भाई, 25 आ गया। यहाँ से बना आपका 625 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा स्क्वायर बना यहाँ से 1/25। दैट इंप्लाइज अल्फा क्या बनेगा यहाँ से, प्लस माइनस 1/5। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मोड अल्फा पूछा था, मोड अल्फा, इसका मतलब मोड अल्फा का मतलब 1/5। ध्यान रखना जब मोड में पूछ रहा है तो प्लस माइनस दोनों मत लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोड का मतलब ही यही है कि प्लस माइनस दोनों ही प्लस हो जाते हैं। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए मेरी कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होने का मतलब हम क्या क्या समझे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब वो पूछ रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए इनवर्स। मैंने अभी एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि मोड ऑफ ए की पावर n ले लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n ले लो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरी बात कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ए इंटू ए इन्वर्स कर लो या ए इन्वर्स इंटू ए कर लो, किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। ये रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ले लिया यहाँ तक। अब मैं क्या करती हूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर आएगा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है उसका भी इनवर्स। ये देखिए क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मेरा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बनेगा ए का इनवर्स इक्वल टू 1। समझ में आया? यहाँ से मुझे पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको आपके कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज अच्छे से है तो क्वेश्चन कितना ही मॉडिफिकेशन होके आ जाए, आप ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, अब हर टाइप के क्वेश्चनों को मुझे पता है कि कर लेंगे। बस अपने अभी आपके पास 10 दिन ही बचे हैं, एक तरीके से 10 दिन के अंदर अंदर और हर चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन कर लेना, ताकि आपको रहे कि हाँ मैंने हर चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए। अब मैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, ये चैप्टर और करवा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। वो कह रहा है मेरे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसकी हर एंट्री 1 और 2 हो, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। ये देखना 3/3 की मैट्रिक्स A11 होगी, A12 होगी, A13 होगी, A21 होगी, A22 होगी, A23 होगी, A31 होगी, A32 होगी, A33 होगी, यही होगी, यही होगी। अब वो कह रहा हर एंट्री 1 और 2 हो, हर एंट्री क्या हो, 1 और 2 हो। इसका मतलब A11 को फिल करने के आपके पास 2 चांस है, ऐसे A12 को फिल करने के 2 चांस है, ऐसे ही A13 को फिल करने के कितने चांस है, 2 चांस है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9 है। कितने हैं, 9 है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एंट्री को फिल करने के कितने चांस होंगे, 2 गुना 2 गुना 2 अप टू कितनी बार, 9 बार, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 9 और वो आंसर कितना आएगा, 512। समझ में आया? क्या आएगा, 512। एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे मैट्रिक्स है m/n की,
अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो आप m और n को दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आ जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकल के आ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 2 है और डिटरमिनेंट ऑफ के ए निकालना है तो क्या होगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। n का मतलब होता है ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर की है, समझ में आया। कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर मत निकालना, कांस्टेंट की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकलेगा। एक और बात, अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे आप यहाँ 2 3 4 5 है, आप इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि उसकी हर एंट्री एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या होगा, ये 2k होगा, ये 3k होगा, ये 4k होगा, ये 5k होगा। लेकिन अगर यही डिटरमिनेंट का केस बन जाता, k कोई डिटरमिनेंट 2 3 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होता, अब k हर रो और हर कॉलम के साथ नहीं होगा, या तो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, हर किसी के साथ आप उसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये आप ध्यान रखना। समझ में आया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए और बी उसके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3ab क्या आएगा। आपको एक बात बताती हूँ, अभी मैं वही बात बता रही थी, डिटरमिनेंट ऑफ 3ab का मतलब क्या है कि 3 कितने बाई कितने की है, 3 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डायरेक्ट 3 को बाहर मत निकाल लेना, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो कैसे निकलेगा, कितने बाई कितने की है, 3/3 की है, तो जो कांस्टेंट है वो अपनी पावर को लेके निकलेगा, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा। आ गया, ये आएगा 27, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा, ये आएगा -81, तो आपका आंसर क्या होगा, -81। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ये देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 3 है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 243। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 243। तो वैल्यू ऑफ एन पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू। ध्यान रखना, आपको एक बात बताती हूँ, क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्या याद रखोगे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। मैं इधर लिख देती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के इक्वल होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, तो मैंने कहा कि एक बार मैं बता देती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। यहाँ से देखिए, मुझे पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है, तो ए की जगह मैं 3 पुट कर दिया और ये n-1 आ गया 243। यहाँ पर देखिए 3 की पावर n-1 है, ये 3 की पावर 5 होता है 243, n-1 5 आएगा, यहाँ से n मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, तो n = 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है, तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में 101% आने की चांस है कि सब्जेक्टिव में वो वहां से क्वेश्चन देने की उम्मीद है, तो एक बार इसको कर लेना। क्या होगी कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स में इस तरीके से होती है, Ax = b होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपके पास हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, केस फर्स्ट है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। यूनिक सॉल्यूशन हम x कैसे निकालेंगे, Δ1/Δ, y क्या होगा, Δ2/Δ होगा, z क्या होगा, Δ3/Δ होगा।
समझ में आया? z क्या होगा? डेल्टा 3 बाय डेल्टा होगा। यहाँ से इसके बाद जैसे ही मेरा x निकल गया तो यहाँ से उसके बाद हमारा केस फर्स्ट है ये। केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन जो ये आपकी कांस्टेंट टर्म दिख रही है ये सारी की सारी d1 d2 d3 ये 0 हो जाए, d1 भी 0 हो जाए, d2 भी 0 हो जाए, d3 भी 0 हो जाए, तो उस केस में आपका सिस्टम क्या होगा? कोई भी जीरो सॉल्यूशन रखेगा। क्या रखेगा? जीरो सॉल्यूशन रखेगा। समझ में आना? नेक्स्ट हमारा केस बनेगा थर्ड कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो जाए, लेकिन जब आपका डेल्टा 1 क्या होगा कि आपका डेल्टा 1 भी नॉट इक्वल टू 0 हो, डेल्टा 2, डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपका सिस्टम कोई भी सॉल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन बोलेंगे। फोर्थ केस होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो जाए, आपका डेल्टा 1 भी 0 हो जाए, आपका डेल्टा 2 भी 0 हो जाए, आपका डेल्टा 3 भी 0 हो जाए। इस वक्त हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि डेल्टा, डेल 1, डेल 2, डेल 3 क्या है? ध्यान रखना, ये डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मतलब कि जो ये वैल्यू है 2, 1, 1 x के कोफिशिएंट y z। अब डेल्टा 1 क्या होता है? देखिए मैं डेल्टा की वैल्यू बता देती हूँ। 2 -1 2 होगी, उसके बाद हमारी 2 -1 और 2 होगी, यहाँ पर 1 -2 1 हो गई, यहाँ पर 1 1 a होगी। ये हमारा डेल्टा होगा। डेल्टा 1 क्या होगा? आप फर्स्ट वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो कांस्टेंट d1 d2 d3 से, ये हमारा डेल्टा 1 आएगा। जब आप फर्स्ट को सेम रखोगे 2 1 1 और सेकंड को रिप्लेस कर दोगे 2 -4 4, ये डेल्टा 2 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे तो डेल्टा 3 हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि क्रैमर्स रूल होता था, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टमैटिक इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या आएगा? ये क्वेश्चन है मोस्टली अगर इस टाइप से आता है कि सिस्टम सॉल्यूशन नहीं रखता। सिस्टम सॉल्यूशन नहीं रखने का मतलब है हर हाल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0। इसका मतलब आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? यहाँ पर 2 1 1 -1 -2 1, यहाँ पर होगा 2 1 a, ये हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखिए 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, -2a -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, a -1 आएगा, -2 आएगा, 1 + 2 आएगा इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से क्या आएगा मेरा? 2 × ये बनेगा -4a -2 प्लस a -1 -6 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा बनेगा -3a -2 -3 -9 इक्वल टू 0। यहाँ से -3a इक्वल टू 9 और a इक्वल टू -3। तो क्या समझे इस क्वेश्चन से कि जब भी मैट्रिक्स में कह दे नो सॉल्यूशन है, मोस्टली नो सॉल्यूशन का ही केस आएगा, तो उस वक्त आप डिटर्मिनेंट को क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको बताना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम है आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ से आएगा 1 2 1, ये आएगा आपका 2, ये बनेगा 2 3 1, ये बनेगा 3 5 2, यही बना। ये आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। ये आएगा जब मैं इसको सोल्व करूंगी 3 5 2, हाँ ये आ गया। तो सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रखेगा? अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालती हूँ। यहाँ पर देखना, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करती हूँ 1 6 - 5, पता ही है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। 1 ये 6 - 5 -2 × 2 2 जा 4 -3 प्लस 1 × 5 2 जा 10 -9 हो गया। यहाँ तक ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया 1 1 और 1 2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आने का मतलब क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन तो तभी होता यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए
नॉट इक्वल टू 0 आता तो यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन। ये अगर कोई पैरामीटर होता लैम्डा म्यू कुछ भी पैरामीटर ए वगैरह, तो वहां से जो जिसकी डिफरेंट वैल्यू आती वहां से हम बता सकते थे 2 सॉल्यूशन होंगे 3 सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने अभी केस पढ़े वहां पर 2-3 सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता, सिर्फ तब जब पैरामीटर आते, जैसे लैम्डा अगर आ जाता कि लैम्डा की 3-4 वैल्यू आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते थे। तो ये भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का केस मैंने बताया था कि अब डेल्टा 1 निकाल लो। डेल्टा 1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, 3 3 1 2 3 5, ये आएगा 1 1 2, यही आया। यहाँ पर आएगा 3 2 6 माइनस 5 माइनस 2 होगा, ये 6 माइनस 1 होगा प्लस 1 होगा, ये देखिए 15 माइनस 3 होगा, ये होगा, ये 3 आएगा, ये माइनस 10 आएगा, ये प्लस 12 आएगा, ये 5 आया। अब मैंने बताया था यदि कोई भी एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो उस वक्त आपका सिस्टम क्या रखेगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम मूव ऑन करते हैं। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ बी यदि ये किससे डिवाइड हो, x माइनस 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो। ये आपका DSSS PGT में आया था। ध्यान रखना कोई भी इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, वो किसी से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि इसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि x माइनस 3 इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि x माइनस, यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी फैक्टर है x माइनस 3 को 0 रख दो, यहाँ से x क्या आएगा आपका 3 आएगा, यहाँ पर x की जगह आप 3 रख लीजिए, ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4b इंटू 3 प्लस 3, यही आया, आ गया। यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब जब मैं x की जगह 3 रखूंगी तो ये कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर आपका हर हाल में 0 बनेगा। रिमाइंडर 0 बनेगा, 27 माइनस 5 इंटू 9 बनेगा प्लस 14b बनेगा प्लस 3 इक्वल टू 0 बनेगा। ये 27 माइनस 45 प्लस 12b प्लस 3 इक्वल टू 0 बना। यहाँ से मेरा क्या बनेगा, यहाँ से बना 30 बना, माइनस 15 प्लस 12b इक्वल टू 0 बना, यहाँ से 12b इक्वल टू 15 आया, यहाँ से b क्या आएगा मेरा 15 अपॉन में 12, 3 5 जार 15 और ये बनेगा 5/4। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपसे यही सब्जेक्टिव में पूछ लेता तो आप क्या करते, इसको कंप्लीटली इस तरीके से डिवाइड करके दिखाते, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 3 से इसको x माइनस 3 से। समझ में आया किस तरीके से। आप ये भी कर सकते हैं इससे भी आपको कि कोई भी x माइनस ए रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx इफ f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। आप लिखोगे तो उसे अच्छा लगेगा। ये बीएससी में अलजेब्रा की सबसे पहली थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम। समझ में आया। अब इसी से कर दो, साथ में फैक्टर थ्योरम को और लिख देना। क्या होती है फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x इफ एंड ओनली, कब होता है ऐसा केस, इफ एंड ओनली f ऑफ अल्फा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। समझ में आया। f ऑफ अल्फा आपका क्या आएगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो क्या कह रहा है, यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है कि हमने कुछ देखा है। कब होता है, आपके पास एक बात बताती हूँ, ये रिजल्ट कब होता है, इफ आप एक तो सबसे पहले मेथड है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप 1 1 पुट करके देख सकते थे, x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। यहाँ पर क्या कर लेते, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये क्या बन जाएगा, 0। आपका जैसे ही आप c पुट करोगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा।
समझ में आया? आप ऑप्शन से और अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले मैंने शॉर्ट्स पे लिख रखे हैं, वहां से आप x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला उठाना, देखना क्या है। ठीक है, एक दिन मैं फॉर्मूलों की भी एक क्लास डाल दूंगी। नेक्स्ट है कि रिमाइंडर बताइए, जब आपका 4x4 है -10x² है +1 है, किससे डिवाइड होगा? x + 2 से। x + 2 से डिवाइड होने का मतलब कि x + 2 हर हाल में फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब x + 2 को 0 रखिए, यहाँ से x = क्या आएगा? -2। x - 2 रख दीजिए, -4 की पावर 4 होगा, -10 होगा, -2 का स्क्वायर होगा, +1 होगा। ये 4 16 बनेगा, -10 × 4 बनेगा, +1 होगा। ये 64 -40 +1 होगा, 65 - 40 होगा। आपका आंसर क्या आएगा? 25। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कि ये इक्वेशन है मेरे पास x - a³ + x - b³ + x - c³ + x - d³ = 0, जहाँ पर a b c d पॉजिटिव है, सभी नॉट ऑल इक्वल है, तो वो कौन से रूट रखेंगे? अगर ये क्वेश्चन आपका बड़े वाले में आ जाए, बड़े वाले का मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्टिव में आ जाए, आप क्या करेंगे? यहाँ पर x की फॉर्मूले को ओपन करेंगे। फिर कैसे करेंगे? देखिए, x³ माइनस यहाँ पर क्या होगा? x³ - a³ - 3xa × x - a, फिर क्या होगा? x³ - b³ - 3xb × x - b, फिर क्या होगा? x³ - c³ - 3xc × x - c = क्या बन जाएगा? 0। यहाँ से मेरा क्या आएगा? x³ - a³ - 3x² + 3xa² + x³ - b³ - 3x² + 3xb²। यहाँ से क्या होगा? x³ - c³ - 3x² + 3xc² = 0 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है? x³ ये बनेगा 3x³ बनेगा, फिर ये बनेगा 3y³ बनेगा, सॉरी ये बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ से एक x³ 3x³, अब x² की टर्म एक ये है, एक b के साथ आएगी, तो ये -3x² अंदर कॉमन, बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा? a + b + c बचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? x वाली टर्म कॉमन आएगी 3x, तो ये a² बचेगा अंदर, ये b² बचेगा और ये c² बचेगा। फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, तो -a³ बचेगा, -b³ बचेगा, -c³ बचेगा, = 0। यहाँ तक आ गया। अब कोई भी इक्वेशन रियल रूट है, पॉजिटिव रूट है, नेगेटिव रूट है, ये कैसे निकालते हैं हम?